दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कल्ट मूवी के बारे में जिसके डायलॉग हर किसी की जुबान पर है और उसका गाना भी। और वह फिल्म है 1978 की डॉन। जी हाँ, डॉन के कई सारे डायलॉग बहुत ही मशहूर है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसका खाए के पान बनारस वाला गाना तो हर किसी की जुबान पे है। न जाने इस गाने के कितने वर्ज़न बन चुके। कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर चंद्र बरौट, इनका कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया। चंद्र बरौट डॉन से पहले क्या थे और डॉन के बाद कहाँ चले गए? डॉन बनाने के पीछे आखिर और कौन-कौन थे? डॉन के पीछे आखिरकार कितने आदमी थे? हालाँकि यह डायलॉग एक फ़िल्म का है, लेकिन मैंने इसमें जोड़ने की कोशिश की है कि डॉन आखिरकार इतनी कल्ट मूवी कैसे बनी? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक़्त देश के जाने-माने लेखक, डायरेक्टर, रंगकर्मी और पटकथा लेखक, संवाद लेखक मैं क्या-क्या कहूँ, सब कुछ हैं, अभिनेता भी हैं। इनकी हाल में फ़िल्म आई थी एक, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ तो अगर मगर लेकिन किंतु परंतु। अगर मगर किंतु बहुत लेकिन परंतु। नहीं, नहीं, बस उसी तकरीबन वही है। गौतम सिद्धार्थ जी हाज़िर हैं, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। गौतम जी, इस फ़िल्म के डायरेक्टर चंद्र बरौट भी उसी बिल्डिंग में थे, जिस बिल्डिंग में आप लोग काम कर रहे थे। आप भी उस वक़्त सहारा वन से जुड़े हुए थे। डॉन एक बहुत ही कामयाब फ़िल्म रही है। आपकी क्या मुलाकात कभी हुई डॉन के डायरेक्टर चंद्र बरौट से और मुलाकात हुई तो क्या-क्या बातें हुई थी? चंद्रा जी और हमारा केबिन तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि कुछ अगल-ही-बगल था, बीच में केबिन और था। हम लोग एक ही जगह काम कर रहे थे और चंद्रा जी जो थे वो इस कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे थे। मैं वहाँ एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर था और हम लोगों के बीच में तकरीबन क्योंकि उस कंपनी में हम एज़ ए फ़िल्म फ़्रेटर्निटी की तरफ से गए थे, मतलब हम फ़िल्म से जुड़े हुए थे, बाकी लोग टेलीविज़न से जुड़े हुए थे, तो हमारी और उनकी बातचीत बहुत होती थी। क्योंकि मैं भी बहुत पुराना था और वो मुझसे भी बहुत पुराने थे और मैं फ़िल्मों से इस कंपनी में आया था और वो जी। फ़िल्मों के माहिर थे। तो हमारी उनसे बातचीत होती ही रहती थी और डॉन पर तो बहुत ही चर्चा होती रहती थी, इसके अलावा भी उन्होंने जो-जो फ़िल्में की, उस पे भी काफ़ी चर्चा हुई। हुँ, हुँ, हुँ। अगर कुछ याद करें तो डॉन को लेकर कुछ सीक्रेट बातें भी आपकी हुई उनसे, जो उन्होंने कभी खुलासा किया हो? हालाँकि मैं आपसे अलग सवाल पूछूँगा, डॉन के बारे में भी और डॉन की मेकिंग के बारे में भी। क्या आपकी और उनकी डॉन की मेकिंग से संबंधित पर्दे के पीछे की कुछ चर्चा हुई थी? आपने कोई सवाल ऐसा पूछा था, जिसका उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया हो, जो एक अनसुनी कहानी जैसी चीज़ हो? बिल्कुल इसलिए क्योंकि हम लोगों की बातचीत भी जो थी वो फ़िल्मों से ही जुड़ी हुई होती थी। वहाँ एक और हमारे साथ एक और भी थे जिनका नाम था सचिन भौमिक। वो भी एक महान राइटर थे, वो भी जुड़े हुए थे, तो हम लोगों की कभी-कभी बैठकी हो जाती थी। तो कभी-कभी या जनरली हो ही जाती थी दोपहर में खाने-वाने के समय। तो चंद्रा जी से डॉन के को लेकर के सबसे बड़ी बात तो ये थी कि डॉन बनने के पीछे बेसिक कहानी क्या थी? वो उन्होंने एक बार ऐसे ही छुटपुट पे बैठ के बता दी थी कि अ, कहानी जो थी वो एक फ़िल्म थी जिसका नाम था छैला बाबू। हुँ, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जो डॉन की कहानी पे आके खत्म होती है। तो ये एक छोटी-सी चीज़ थी जो उन्होंने बैठे-बैठे कह दी थी। छैला बाबू देखी थी वो छैला बाबू नरीमन जिन्होंने कि इसको प्रोड्यूस किया था, उन्होंने वो फ़िल्म की फ़ोटोग्राफ़ी की थी और वो चाहते थे कि छैला बाबू पे कुछ बनाया जाए। तो हुँ। बेसिकली अनसुनी बात सी ये है कि ये छैला बाबू की कहानी से मिलती-जुलती कहानी है। जी, जी। तो ऐसा उन्होंने एक बार बताया था। वैसे ये कई जगह वो बता भी चुके हैं, लेकिन ऐसा है बेसिकली कि ये किसी कहानी पे बनी हुई कहानी है। हुँ, हुँ। एक सवाल अहम ये हो जाता है कि चंद्र बरौट की लाइफ़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो ये उनका पास्ट है कि वो तंजानिया से आए
और वहाँ वो बैंक में काम करते थे, लंदन में जाकर बसना चाहते थे। लेकिन वो एक उथल-पुथल भरा दौर था उस वक़्त का, वो कहीं भी सेटल होना चाहते थे। उसका लबुल-लुआब ये है कि वो फिर मुंबई आ गए, उनके रिश्ते में एक सिस्टर लगती थी जो कि गाने गाती थी फ़िल्मों में। उनकी मदद से उनकी मुलाकातें आगे बढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में और धीरे-धीरे वो मनोज कुमार जी तक पहुँचे, कल्याण जी आनंद जी के माध्यम से। मनोज कुमार जी से जुड़े। मनोज कुमार जी का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है और बहुतों से सुना है कि डॉन बनाने के पीछे एक केवल चंद्र बरौट जी का तो अपना एक दिमाग था ही, उनकी एक पहल तो थी ही और भी कई सारे लोग थे। मसलन जो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे, नरीमन ईरानी जी और ख़ास तौर पर मनोज कुमार। इस मनोज कुमार के जी के संबंध में कभी आपसे चर्चा हुई उनसे? एक्चुअली मनोज कुमार जी और चंद्रा बारोट की जी के बीच की जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत लोगों को मालूम है। वो बहुत खुली हुई किताब है एक्चुअली बेसिकली। अ, हुँ, उसके बारे में आप कुछ भी कहें तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हाँ, ये हम भी जानते हैं। तो मनोज जी और उनके बीच में 4 फ़िल्में उन्होंने उनके साथ असिस्ट की थी। वो रोटी कपड़ा मकान से शुरू हुए थे और 4-4 फ़िल्में कर चुके थे। 5 साल उनके साथ रहे। तो वो जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल एक एक अपने लड़के अपने बच्चे और बाप की रिलेशनशिप थी। तो अ, ये मतलब वो वैसे ही है कि अगर आप सुबह की चाय उनके यहाँ ना पिएँ तो ऐसा लगता है कि साहब आज हमने कुछ किया ही नहीं। तो चंदा पारोट जी और मनोज जी के बीच की रिलेशनशिप यही थी, कि यार अगर उठेंगे तो कहाँ जाएँगे? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कहाँ जाएँगे? वो तो मनोज जी क्या ही जाएँगे। तो ऐसी रिलेशनशिप का होना इज़ अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप। तो ये तो थी उनकी रिलेशनशिप, बहुत प्यारी रिलेशनशिप थी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने और मैं एक आर्टिकल जब पढ़ रहा था, तो चंद्र बरौट जी ने उसमें अपनी जो अपने स्ट्रगल के दौर की जो बातें बता रहे थे, कि कैसे जब वो मनोज कुमार जी से जुड़े, तो और ख़ास तौर पर एक जो फ़िल्म थी उपकार, उसको जब अवार्ड मिल रहा था, तो अवार्ड दिल्ली लेने के दौरान वो भी साथ में आए थे, चंद्र बरौट भी। साथ में आए थे और उस वक़्त वो मेकिंग से जुड़े हुए थे पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। जुड़ चुके थे या जुड़ने वाले थे, ऐसा कुछ था, जुड़ने वाले थे उस समय। जुड़ने वाले थे। वहाँ पर तो ये बात हो जाती है 1967 की, जिस वक़्त उपकार बनी थी उसके 1 साल बाद की। तो 68-69 का जो समय है, अमिताभ बच्चन के उदय का समय तो है ही नहीं, वो अंकुरित हो रहे थे वहाँ पर। तो जैसा कि उन्होंने ज़िक्र किया है कि उस पुरस्कार लेने के दौरान उनकी और तेजी जी की मुलाकात हुई थी दिल्ली में और तेजी जी ने यह उनसे कहा था कि मेरा बेटा भी फ़िल्मों में हीरो बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, आप लोग उनका ख़्याल रखिएगा। शायद अमिताभ बच्चन और चंद्र बरौट के बीच के जो तीन दोस्ती देखने को मिली आगे के दौरान, उसकी बुनियाद वहीं पे पड़ गई थी और रोटी कपड़ा और मकान के सेट पर कहते हैं कि डॉन का प्लॉट एक तरह से तैयार हो रहा था, डॉन की नींव वहाँ पर डल रही थी। वहीं पर अमिताभ बच्चन और ज़ीनत अमान से उनकी मुलाकातें हुई और वहीं पर वे दोनों तैयार हो गए उस फ़िल्म में काम करने के लिए और अनौपचारिक तौर पर आपने एक 2 बार ज़िक्र किया है कि अमिताभ बच्चन से चंद्र बरौट जी का रिश्ता जो है आगे भी इस फ़िल्म के बाद भी कायम रहा, एक दोस्ती बनी रही। क्या एक कभी मन में ऐसा सवाल आता है कि डॉन के बाद अमिताभ बच्चन और चंद्र बरौट किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पर एक प्रोजेक्ट पर सामने नहीं आ सके, इसकी बड़ी वजह क्या रही होगी? क्या इस बारे में कभी आपकी चर्चा हुई चंद्र बरौट से या आपने कभी कोई एनालिस्ट किया ऐसा? हाँ, चंद्रा जी और अमिताभ बच्चन साहब साथ में आए वो भी एक घटना है और वो साथ में काम नहीं कर पाए ये भी एक घटना ही है। क्योंकि जब चंद्रा बारोट ने ये फ़िल्म कल्ट फ़िल्म बना दी और डॉन हिट हो गई, इसमें बहुत लोगों के डॉन के पीछे कौन बहुत लोग हैं। मैं अगर उनका ज़िक्र करना शुरू करूँ तो ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे मतलब ढेर सारे उसमें चंद्रा जी वन फ़िल्म वंडर होके रह जाते हैं। लेकिन चंद्रा जी इज़ अ गुड डायरेक्टर, वाज़ गुड डायरेक्टर।
तो इसके पीछे की घटना ये है कि उन्होंने अपने आप को और एस्टेब्लिश करने के लिए एक फ़िल्म अनाउंस की जिसका नाम था बॉस। बॉस में विनोद खन्ना थे। अब ये अपने आप को एक लेवल पर ला रहे थे, जिसको कहते हैं एक अपने कैटेगरी को जो पैरामीटर सेट किया था उस पैरामीटर पे आ रहे। बॉस के साथ ये हुआ कि विनोद खन्ना फ़िल्म छोड़ के चले और इनकी फ़िल्म शेल्व हो गई। और इसी के साथ उन्होंने कुछ और फ़िल्में भी ट्राई की जिसमें कि एक मास्टर थी, जिसमें दिलीप कुमार और सारा बानो थी। हाँ, तो ये वन फ़िल्म वंडर ज़रूर कहलाते हैं, लेकिन इनकी कोशिश वन फ़िल्म वंडर की थी नहीं। अब वो उनके साथ बन नहीं, वरना सारा बानो और दिलीप कुमार ये दोनों भी उनके साथ आए, वो कुछ दिन हुआ काम फिर खत्म हो गया। बॉस तो तकरीबन 50% कंप्लीट हो गई। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि एक आदमी की किस्मत में इतना प्रॉब्लम आया कि उसने बड़ी-बड़ी फ़िल्में अनाउंस की और उसकी शुरुआत भी की और ये साबित करने की कोशिश की कि ये वन फ़िल्म वंडर मैं नहीं हूँ, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, वो नहीं हो पाई। तो जब यही चीज़ हो रही थी तो उस समय अमिताभ का उनके साथ आना कोई मतलब ये तो बिल्कुल कहना चाहिए कि उनकी किस्मत में काम ही नहीं किया कि वो कोई बहुत और बड़ी बड़ी फ़िल्म बना पाएँ। तो अमिताभ जी नहीं आए तो ये भी एक घटना यही है कि वो ही नहीं अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए बिकॉज़ ऑफ द हुँ। सम प्रॉब्लम्स जो उनके फ़िल्मों के साथ हो रहे हैं। उन्होंने 4 फ़िल्में अनाउंस की सर, तितली और उसके बाद उनका एक एक सीरियल भी आया प्लेटफ़ॉर्म। सब कुछ करने के बावजूद वो डॉन जैसी फ़िल्म बना मतलब डॉन के बाद वो बना ही नहीं पाए, फ़िल्म ही नहीं बना पाए। 3 फ़िल्में बनाई बट डॉन जैसी फ़िल्म बना ही नहीं पाए। वो उनकी बदकिस्मती है। मतलब मुझे उनके साथ पूरी सिम्पैथी है। ये है सारिका के बस। साथ बनाना चाहते सारिका के साथ भी फ़िल्म बनाना चाहते थे लेकिन उनकी शादी हो गई थी उस वक़्त, तो फिर वो फ़िल्मों से दूर हो गई। बिल्कुल, दिलीप बिल्कुल। कुमार के साथ फ़िल्म बनाना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने जैसा कि उन्होंने ज़िक्र किया है, कि वो क्रांति और शक्ति जैसी फ़िल्म में जब वो बुज़ुर्ग किरदार के तौर पर जब शामिल हो गए, तो उनको लगा कि अब दिलीप कुमार को युवा एक यंग नायक के तौर पर कौन पसंद करेगा? तो वो जो प्रोड्यूसर थे या फाइनेंसर थे, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया था, इसलिए दिलीप कुमार के साथ उनकी फ़िल्में नहीं बन पाई। एक चीज़ जो जिसकी शुरुआत में हम लोगों ने ज़िक्र किया है कि डॉन के पीछे कौन? तो पर्दे के पीछे जब हम देखते हैं तो वाक़ई डॉन की मेकिंग जो है, उसके पीछे बड़े-बड़े दिमाग लगे हुए हैं। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट है, डायलॉग है, मनोज कुमार जी का अपना एक समझिए कि समर्थन है, उनकी सलाह है, परामर्श है। खुद अमिताभ बच्चन जैसे स्टार जुड़े हुए हैं, उस वक़्त 1978 का जो समय है, 80 का जो समय होता है 80s एंड का, वो अमिताभ बच्चन का कैसा समय था, वहाँ पर कोई फ़िल्म चल चल नहीं पाती थी उनके सिवा यानी कि खुद अमिताभ की जो दूसरी फ़िल्में हैं, मुकद्दर का सिकंदर, ये भी 1978 की है। कई सारी फ़िल्में हैं जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर है और बहुत ही उत्कर्ष काल रहा है अमिताभ बच्चन का। ये सारी चीज़ें, ये सारे बड़े संयोग डॉन के साथ जुड़ जाते हैं और गाना भी बिल उतना हिट है और साथ में कल्याण जी, आनंद जी का म्यूज़िक, हेलन का डांस, ये सब था। पूरे मसाले सारे मसाले थे उसमें। तो डॉन के बिल्कुल। पीछे कौन-कौन अगर हम सवाल करें तो क्या-क्या कहना चाहेंगे? किस-किस का क्या देखिए योगदान था डॉन बनाने के पीछे? डॉन के पीछे कौन सबसे पहले तो एक जो जैसा मैं जानता हूँ ये मतलब सभी लोग जानते हैं कि नरीमन साहब ने ये कहानी बनानी चाहिए थी पहले, हैं? और वो कहानी वो जैसा हमने कहा छैला बाबू से बहुत प्रभावित थे। तीसरा जी, कि जो आपने कहा कि जब रोटी कपड़ा और मकान बन रही थी उसके पहले चंद्रा जी जो हैं वो कार के जब लेने गए थे तो तेजी बच्चन जी से मिले थे और उन्होंने कहा था जी, हमारे बच्चे का ख्याल रखना, वो रिलेशनशिप बनती है। जी, जी, एक उसके पीछे एक जैसा मुझे लगता है मैं ये बहुत दावे के साथ नहीं कहता लेकिन मैं जो मेरी बातचीत चंद्रा जी से जब होती थी, चंद्रा जी की पर्सनैलिटी और अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी बहुत कुछ मिलती-जुलती। जी, जी, ये मेरा क्योंकि मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ और मैं उनका चाल-ढाल, उनके बात करने का तरीका बाद में इन्फ्लुएंस हो गया हो, लेकिन वो और अमिताभ बच्चन ये समझ के चलिए कि एक ही साथ के हैं। अच्छा और इसके साथ फ़िल्म के साथ 2 चीज़ें एक और जुड़ती है, वो है अ, सलीम जावेद की कहानी जिसकी कहानी में
जो वो लड़की जो है वो बदला लेने आती है उसका जिसने उसके भाई को मार दिया था, वो छैला बाबू से ले ली गई। तो वो उनकी कहानी में शायद नहीं था, जैसा मुझे शायद मैं वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत जोर-शोर से नहीं कहना चाहता। सलीम जावेद की कहानी में नहीं था, सलीम जावेद की कहानी कई जगह नहीं बिकी थी और उन्होंने उठा के इनको पकड़ा दिया। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर अब जोड़ने वाले देखिए उनकी जो पूरी जो लोग जुड़े उसमें जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी वो रमोना बच्चन थी जो इनके अमिताभ बच्चन की भाई की वाइफ़ है। रवीना बच्चन ने और भी कई फ़िल्मों में वो किया, क्या कहते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। अब इसके अंदर एक और जैसे जैसे मनोज कुमार हैं, धीरे-धीरे अगर हम देखना शुरू करें तो इसके अंदर का आप एक कैरेक्टर आया जो कि एक फेक इंटरपोल ऑफिसर था। अब देखिए कैरेक्टराइज़ेशन फ़िल्म फ़िल्म के अंदर जो चीज़ें जुड़ती हैं कि डॉन के पीछे कौन? फेक इंटरपोल वो सीआईडी ऑफिसर था और वो आज देख लीजिए एक फेक एम्बेसी है पूरी, जो गाज़ियाबाद में पकड़ी गई, बिल्कुल। नोएडा में पकड़ी गई। इस तरीके से इसके अंदर कैरेक्टर्स जो डाले गए, जो जो कैरेक्टर्स पढ़े, जिन कैरेक्टर्स के साथ काम शुरू हुआ, एक तो कहानी के अंदर जो कहानी के बदलाव हैं, उन्होंने इस कहानी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। एक, दूसरा ये कि जब मनोज जी ने ये कह दिया कि नहीं-नहीं साहब इसमें एक गाना होना चाहिए जैसा कि सभी जानते हैं खई के पान बनारस वाला, तो वो कौन लिखेगा? तो वो लिखने वाला अनजान आया जिसने कहा कि साहब हम लिखेंगे, उनको लिया गया। अब उसको तो कहने का मतलब है कि अब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट किसी फ़िल्म में डालना उसको और वो एक्स्ट्रा एफर्ट इस तरीके से आ रहा है जो कि बड़े-बड़े लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर में जैसे हम लोग कहते हैं जब फ़िल्म फ़िल्म बन रही होती है, कि साहब फ़िल्म अब जो है वो अपने उसको क्या कहते हैं स्पॉट बॉय को दिखाई, उसने कहा ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, बदल दिया। नहीं, यहाँ इंटेलिजेंट दिमाग लग रहा है। तो ये डॉन के पीछे सिर्फ़ एक चंद्रा जी ही नहीं थे, डॉन के पीछे पूरा-पूरा कुनबा था जो जो उसको सपोर्ट कर रहा था, चाहे वो मनोज जी थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वाज़ सो यूनिक कि वो अंदर की जैकेट अलग और ऊपर की जैकेट अलग और कोट हुँ, अलग, वो हुँ। पूरा इट्स अ कल्ट को बनाने की कोशिश। फिर उसके साथ जो है वो नरीमन ईरानी का अपना पूरा जिसको कहते हैं कि उनकी उनकी शिद्दत, उनकी इच्छा, उनकी आत्मा सब इसी में लगी हुई थी। इसमें तो बहुत उनका बहुत बहुत उधार भी उनके ऊपर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने इस फ़िल्म को बहुत पूरे दिल से बनाया। चंद्रा जी यूँ कहा जाए कि चंद्रा जी का जो बेसिक एटीट्यूड था इस फ़िल्म को लेकर, इस फ़िल्म की एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि ये हर समय अनप्रेडिक्टेबल फ़िल्म थी। हाँ, जो जो राइटिंग थी इसकी बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी। ये हुआ तो फिर ये हो गया, तो फिर ये हो गया। एक आदमी मर गया, दूसरा बना दिया गया, दूसरा जो आया वो जो था उसको उसका उसका वो क्या कहते हैं उसका सर्जरी कर दी गई। किसी ने एक ने वो ले लिया जो पुलिस इंस्पेक्टर था कि नहीं, नहीं मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा कि हाँ, तुम वही हो। वो सब गच्चा आप हर पल आप एक बार एक आप वो जो सोच के चलते हैं वो नहीं मिलता। ये इस कहानी की सबसे खास बात थी। तो डॉन के पीछे सीरियसली कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है और उस कहानी को बनाने के लिए शिद्दत बहुत इम्पोर्टेंट। तो कई लोगों में से जो मैंने नाम लिया इसके इसके एक एडिटर थे, उनका नाम था वामन राव। वामन हुँ, राव जो लिया गया वामन राव को उन्होंने विक्टोरिया 203 एडिट की थी। उनका एटीट्यूड ही बड़ी जो था वो स्पाई फ़िल्म का था। तो इसका एडिटर जो था वो उस चीज़ को सँभालने में सक्षम था, जिसका नाम था वामन राव। तो वामन राव भी आप कह सकते हैं कि डॉन के पीछे कौन? वामन राव। लेकिन नरीमन जी के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि वो रिलीज़ नहीं देख पाए और उस फ़िल्म की कामयाबी उन्होंने नहीं देखी और जिस कर्ज़ को उतारने के लिए उन्होंने इतना बड़ा एफ़र्ट किया और इतना बड़ा इतिहास बना उस फ़िल्म उसको वो खुद अपनी आँखों से देख नहीं पाए। ये बड़ा ही एक इसका बहुत ही दुखद पहलू है, अफ़सोसनाक पहलू है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ बहुत ही इस फ़िल्म के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है जो लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गई आगे जाकर के। जैसे कि मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यह फ़िल्म जो है केवल 84 लाख में बनी थी, जो आंकड़ा बताया जा रहा है। और उस वक़्त इस फ़िल्म ने जो कमाई की है, वो 300 से ज़्यादा करोड़ की कमाई की है। बवाल, बवाल। ये तभी तो अपने कल्ट आप के लिए वो कल्ट मूवी कहलाती है। दूसरा कि उसका जो डायलॉग है, 11 मुल्कों की पुलिस 11 मुल्कों की पुलिस पीछे पड़ी है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग बड़ा ही थ्रिल पैदा करते हैं। ये 11 मुल्कों की क्या कहानी है उस वक़्त?
1978 में जब ये फ़िल्म आती है, तो ये 11 मुल्क का मुहावरा क्या है? हम उस वक़्त की जितनी भी फ़िल्में देखते हैं गौतम सर, उसमें बहुत ही दिलचस्प किस्म के बहुत ही ऐसे-ऐसे देश के नाम आते हैं, जहाँ सिंगापुर से जहाज़ चल चुका है। वहाँ माल उतरेगा और वहाँ माल पहुँचेगा, जाकर ले लेना है। शंघाई से आने वाला है, हांगकांग से निकलने वाला है, फला जगह से निकलने वाला है। लेकिन उसमें कहीं अमेरिका का नाम नहीं आता था, कहीं रूस का नाम नहीं आता था। जो 2 महाशक्तियाँ हैं, उसके अलावा छोड़ कर के जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, क्या स्मगलिंग सारी तीसरी दुनिया के देश में ही होती थी? और ये जो 11 मुल्कों का जो है मामला है, 11 मुल्क के मुहावरे के पीछे क्या कहानी रही होगी? ये 21 या 51 क्यों नहीं? जबकि मैं कभी पूछना चाहूँगा सलीम जावेद जी से, अगर इसका अगला भाग जब बनता है, कभी मौका मिला, उनसे पूछूँगा कि 1978 में 11 मुल्कों के जो पुलिस पीछे पड़ी थी डॉन के, आज के ज़माने में अगर डॉन का तो समझिए कि कारोबार बहुत विस्तार हो चुका है दुनिया भर में, तो कितने मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ेगी? 21, 51, 101, 200, 250 11 का मुहावरा है क्या मतलब? ये इसके पीछे जैसा मुझे लगता है, एक तो वर्सोवा बीच पे उतरता था पूरा सोना-वोना सब कुछ जो है हुँ, मुंबई में। वर्सोवा बीच फिर मड आइलैंड उतरने लग गया, फिर वो धीरे-धीरे सरकता-सरकता विरार चला गया। तो पूरी कहानी है मुंबई की, कि पहले सोना माहिम में उतरता था, फिर वर्सोवा में उतरता था, तो सोना सोना सरकता चला गया। तो मुझे यूँ लगता है कि एक एक सलीम जावेद बेसिकली सलीम साहब बहुत जागरूक राइटर थे। वो हैं अभी और वो मॉडर्न टाइम को उस समय के टाइम को कुछ अहेड जाके सोचते थे। मैं एक ज़िक्र करना चाहता हूँ जिसका नाम है चार्ल्स शोभराज। हुँ, अ, वो कुछ ऐसे क्रुक्स इंटरनेशनल क्रुक्स हुँ, जो कि आप धर्मेंद्र की फ़िल्म में भी देख रहे थे। तो ये ट्रेंड था इंटरनेशनल क्रुक का। और वो इंटरनेशनल क्रुक को सलीम जावेद साहब ने इसमें सीधे-सीधे एडॉप्ट किया है, इंटरनेशनल क्रुक। अब इंटरनेशनल क्रुक को तो इंटरनेशनली ढूँढा जाएगा ना भाई। अच्छा लार्जर दैन लाइफ आपको बनाना होता है, आपका जो एक्टर होता है, जो आपका कैरेक्टर है, वो उसको लार्जर दैन लाइफ बनाना होता है। तो लार्जर दैन लाइफ बनाने के लिए आप हिंदुस्तान से बाहर तो शूटिंग करने नहीं जा रहे हैं, बम्बई है, बम्बई शूट कर रहे हैं। तो आपको डायलॉग में ये बताना पड़ता है, ये इंटरनेशनल मामला है। हुँ, तो वो डायलॉग में वो कहीं बाहर नहीं गए लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल क्रूक और इस तरीके की बहुत सी वो आँखें और ये सब फ़िल्में आ रही थी, जहाँ जहाँ कई देशों में इस तरह से अपराध हो रहे थे और एक अपराधी कई देशों में टहल रहा था और स्मगलिंग भी कई जगह हो रही थी। तो ये बेसिकली ये एक ऐसा सिंबल है, जो इन सारी फ़िल्मों का समराइज़्ड लाइन है। कि 11 फ़िल्मों की बोल के वो कई फ़िल्मों में से कि यार हर जगह तो हमारे क्रुक टहल रहे हैं, तो हाँ, उसका लेकर के बेसिकली समराइज़ कर दी गई है लाइन। तो ये इसके थ्रू आप पुरानी फ़िल्में याद कर लेते हैं। हाँ, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? आँखें में तो था ना, इंटरनेशनल हाँ, क्रुक में तो था। उस वक़्त इसी किस्म की फ़िल्में आती थी, शालीमार देख लीजिए या फिर जॉनी मेरा नाम देख लीजिए। एक जो सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं देख रहा हूँ कि इस फ़िल्म में जो अमिताभ बच्चन का किरदार है, उस किरदार को निभाने के लिए पहले देवानंद से संपर्क किया गया था, फिर धर्मेंद्र से भी संपर्क किया गया था। आपको क्या लगता है अगर अमिताभ बच्चन इस फ़िल्म में नहीं होते, कोई दूसरा कलाकार होता, तो वो जो डॉन का जो अपना एक एटीट्यूड है, उसकी जो टेंडेंसी है उसके कैरेक्टर में और अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से उसको निभाया है, जो दूसरा डॉन बनाया जाता है, वो गंगा किनारे वाला है और उसी तरीके से बोलता है, "कौन डॉन? डॉन कौन भैया हम किसी डॉन को नहीं जानते।" वो डॉन को डॉन बोलता है, इलाहाबादी है, उसको पकड़ के लाया जाता है। ये धर्मेंद्र या देवानंद होते, क्या तब भी ये इतनी बड़ी कल्ट मूवी हो पाती, जिस रूप में हम आज उसको याद करते हैं? देखिए इस पे 2 चीज़ें हैं, देवानंद जेल थीफ कर चुके थे, धर्मेंद्र वैसे फ़िल्में ये कर ही रहे थे, जिसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग मैन है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फ़िल्म चलती या नहीं चलती उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो फ़िल्म कल्ट तो नहीं। हाँ, चलती नहीं चलती की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी फ़िल्में चली है, सबकी फ़िल्में जॉनी मेरा नाम ज़बरदस्त चली है उस वक़्त, तो ऐसी हाँ, बात नहीं लेकिन जो कल्ट जिस लेकिन रूप में आज हम याद कर रहे हैं, हम उसकी वो बात कल्ट फ़िल्म तो नहीं बनती।
कल्ट फिल्म बनने के पीछे 2 वजह हैं। पहला तो जो जो अमिताभ बच्चन का जो इस सड़क पर अपने दोनों बच्चों के साथ जो उसके साथ 2 बच्चे हैं, जो उस हुँ। दोनों ही कैरेक्टर का इतना इतना ज़्यादा डिफरेंस है। एक ये है जो बम्बई सड़क नगरिया, के ये है साथ और एक बम्बई जो नगरिया सिद्धांत। जी, इन दोनों के बीच का कैरेक्टराइजेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जी, आप वो पजामा मोड़ करके चोर बन जाएंगे और पजामा खोल करके आप जो है शरीफ बन जाएंगे, वो वाली कहानी खत्म हो गई राजा रानी वाली। तो उसको इन्होंने नए कैरेक्टर्स को बेसिकली अमिताभ बच्चन की एक खासियत है कि उन दोनों कैरेक्टर्स को उन्होंने इतना ज्यादा डिफरेंट बना दिया कि आप बिलीव करने लगे कि ये वही आदमी है जो कि सड़क पर था और अब डॉन बन गया। क्योंकि हुँ, ओरिजिनल डॉन बहुत कम है। हुँ। जो ओरिजिनल डॉन है वो बहुत कम है। उसके कैरेक्टराइजेशन को इन्होंने बाकी के डॉन के कैरेक्टराइजेशन के साथ डील किया, तो ये कैरेक्टर का कमाल है सर। कल्ट जो फिल्में बनती हैं उसमें कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों, और वहीं से पता चलता है कि अमिताभ बच्चन के पास एक सिर्फ एक सीरियस एंग्री यंग मैन नहीं है, बल्कि वो एक सेंस कॉमिकल ऑफ एक्टिंग भी ह्यूमर, कर सकते हैं फिल्म। तो ह्यूमर परफेक्ट रहा है हमेशा अमिताभ बच्चन हाँ, का। ये सवाल मैं दरअसल आपसे इसलिए कर रहा था, धर्मेंद्र और देवानंद का ज़िक्र जो मैंने किया, जो तुलना हमने की, वो मैंने इसलिए की और मेरा आशय ये बिल्कुल नहीं है कि धर्मेंद्र या देवानंद से अमिताभ बच्चन को ज़्यादा बड़ा महान बताया जाए, ये इरादा हमारा बिल्कुल नहीं है। हर स्टार की अपनी-अपनी पहचान होती है, अपनी-अपनी स्टाइल होती है। हर अभिनेता ने अपनी-अपनी फ़िल्मों में अपने-अपने तरीके से उस फ़िल्म को ऊँचाई पर पहुँचाया है। अमिताभ की पहचान थोड़ी अलग है और उनकी जो ख़ास पहचान है, उस पहचान के मिज़ाज के मुताबिक यह डॉन फ़िल्म थी। इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि इस फ़िल्म का जब रीमेक पार्ट 2 आता है इसका और उसमें शाहरुख खान डॉन बनते हैं। शाहरुख खान भी अपने समय के बड़े सुपरस्टार हैं, वो भी बड़े स्टाइलिश एक्टर हैं, उन्होंने भी बड़ी ऊँचाई हासिल की है, लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन वो चीज़ जो ओरिजिनल डॉन में, वो चीज़ यहाँ भी नहीं दिखाई देती और इसका ज़िक्र मैं नहीं कर इसका उल्लेख केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद चंद्र ब्रॉड जी ने अपनी एक मेमोरी में किया है कि जब दिलीप कुमार साहब के यहाँ एक पार्टी हो रही थी, तो वहाँ पर शाहरुख खान भी पहुँचे थे और प्रियंका चोपड़ा भी पहुँची थी और चंद्र ब्रॉड भी पहुँचे थे। तो वहीं पर शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और चंद्र ब्रॉड का आमना-सामना हुआ था। तो प्रियंका चोपड़ा ने अ, चंद्र ब्रॉड को एक तरह से मतलब उनकी प्रशंसा की, उनके ओरिजिनल डॉन की और ये कहा कि हम लोग तो आपके बनाए हुए डॉन की नकल करके पैसे कमा रहे हैं। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। हम मेरा सवाल इसलिए था, हमने कहा था। आपने शाहरुख खान वाली भी फ़िल्म देखी होगी, आप किस रूप में तुलना करना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल है, एक सवाल और करके खत्म करेंगे इसको। अ, कोई तुलना नहीं है सर। बिकॉज़ ऑफ जो जो डॉन, जो नई वाली डॉन है, उसको बनाने वाला इंसान जो फरहान अख्तर है, उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने बाप की कहानी पर एक फ़िल्म बनाए, और क्योंकि वो बहुत हिट फ़िल्म है, इस पर अपना एक नज़रिया पेश करे। तो ये बहुत पर्सनल सी बात है, तो वो आप किसी किसी कोई ओरिजिनल कहानी को, क्योंकि आपके फादर ने लिखी थी और आप बनाना चाहते हैं और आप अपने तरीके से, तो वो उसको उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे, कभी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनके पिताजी ने और सलीम साहब ने मिलकर के क्यों लिखी थी, कैसे लिखी थी, चंद्रा बारोट कैसे घुसे, कहाँ से 11 फ़िल्मों की 11 मुल्कों की पुलिस जुड़ी, ये इसमें कहीं कुछ नहीं। ये बेसिकली वही है कि बस ठीक है यार, एक बना लेते हैं, हमारे पिताजी ने एक फ़िल्म बनाई थी, हमने उसी नाम से दूसरी फ़िल्म बना ली। बस तो ये उस ज़माने का डॉन था और आज के ज़माने का डॉन अगर होगा, तो कैसा होगा? ये उन्होंने शायद ये दिखाने की कोशिश की थी। मुझे एक वो भी चीज़ नहीं याद आ रही है। हाँ, वो आप भी कुछ नहीं कह दिखा रहे हैं। हाँ, वो भी नहीं दिखा पाए। क्योंकि आज के समय का डॉन अगर आपको देखना ही है, तो बहुत सी फ़िल्में हैं जिसमें आज के समय का डॉन आपको देखने को मिलता है, जो 11 मुल्कों में हिंदी फ़िल्मों में भी मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी नहीं कर पाए, वो नहीं कहना चाहिए, मज़ाक बना दिया इन्होंने।
है, हुँ। ये अपना मानना है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट है। नहीं, नहीं, हमारा इरादा बिल्कुल नहीं किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी करना। एक सवाल मनोज कुमार जी से जुड़ा हुआ और हो जाता है, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था इस फ़िल्म के बारे में, तो ये बात तो जगज़ाहिर है कि खाए के पान बनारस वाला गीत जो है, उनके सुझाव पर ही इस फ़िल्म में शामिल किया गया था और यह गाना बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था और उसमें वो शामिल नहीं हो पाया, तो बाद में यह गाना इस फ़िल्म में शामिल किया गया था और यही गाना इस फ़िल्म का बहुत बड़ा कामयाब गीत है इस फ़िल्म का। ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं इस फ़िल्म में, सभी कामयाब हैं, लेकिन यह गाना सबसे ज़्यादा कामयाब। एक सुझाव उन्होंने और दिया था, मनोज कुमार जी ने। वो सुझाव ये था कि डॉन अकेला एक शब्द जो है, बड़ा अजीब-सा लगता है। इसके आगे या पीछे कुछ लग उन्होंने कहा था मिस्टर डॉन। डॉन से पहले मिस्टर लगा दो, मिस्टर डॉन। ये नाम उन्होंने सुझाया था, हालाँकि इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन एक चीज़ का जो ज़िक्र आपने हमारे साथ फ़ोन पे किया था, वो काफ़ी अहम हो जाता है। उसका मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर से अपने अपने शब्दों में एक बार फिर से बताएँ कि मनोज कुमार ने कई सारे सीन, भावुक सीन, इमोशनल सीन, पारिवारिक रिश्ते नातों वाला सीन जो है, उन्होंने इसमें इंक्लूड करवाए और सलीम जावेद के डायलॉग जो है, वो ज़्यादा इसमें इमोशनल होते हैं। तो प्लॉट का भी एक इमोशनल पार्ट और डायलॉग का भी इमोशनल पार्ट, दोनों इस फ़िल्म से जुड़ा और उसने भी मिल कर के इस फ़िल्म को इस ऊँचाई पे पहुँचाया। एक्चुअली द थिंग इज़ कि जो आप सड़क वाला सीक्वेंस देखते हैं, जो उस समय का है, जो जब वो गाँव से आया हुआ है, हुँ, वो सारे सीक्वेंसेस बिल्कुल डेफ़िनेटली सलीम जी के, जावेद साहब के दिमाग की उपज हैं, सारे। क्योंकि वो आप जो हैं वो कभी उसमें भी देख लेते हैं, जो कि एक फ़िल्म थी जिसमें कि मेरे हाथ पे जिसने उससे साइन लेके आओ, वो सीक्वेंस भी आप हाँ, देखें तो कुछ सड़क के हाँ, क्या दीवार। तो उस वो भी सड़क के ही सीक्वेंसेस हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सलीम साहब, ये जावेद साहब की उपज हैं। लेकिन चक्कर ये होता है, जो इमोशनल पॉइंट होता है ना, जिस जगह पर आप इमोशन को हाइलाइट करना शुरू करते हैं और वो सीन्स में होता है या उस पिक्चराइजेशन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, वो डेफिनेटली, क्योंकि ये जो हमारे चंद्रा बारोट जी थे, ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको उन्होंने इमोशन को सीखा ही मनोज जी से था। तो वो जो मनोज जी का पुट है कि साहब जगह-जगह ये थोड़ा-सा ये कर दो, थोड़ा-सा वो कर दो, कहीं थोड़ा-सा एक एक 4 लाइनों में कहीं इमोशन, पूरी फ़िल्म में इमोशन, इमोशन, इमोशन को बहुत हाइलाइट किया। वो जो औरत जो ल ल जीनत अमान आई हैं, जीनत अमान अपने सिर्फ़ इमोशन पे ही इनको तलाश रही हैं, कि हुँ, भैया ये आदमी है जिसने कि मेरे भाई को मार दिया था और आज मैं इसको करूँ। तो बेसिकली इमोशन कैरी कर रही, जो कि तो वो जो छोटे-छोटे नुआंसेस जो हैं, जो उनके इमोशन को एस्टेब्लिश करने के, वो नुआंसेस वहाँ से आए हैं। डेफ़िनिटली वहीं हुँ, से आए हैं। मनोज जी के मनोज पास है। कुमार। वो सलीम जावेद जी के, खैर सलीम जावेद जी के वो नुआंसेस दे भी नहीं सकते, वो डायरेक्टर्स नुआंसेस होते हैं, वो राइटर्स नुआंसेस नहीं होते हैं, जो कि आप फ़िल्मों में लाते हैं। तो ये डायरेक्टर्स नुआंसेस है, जो कि बहुत जगह आपको हमें मनोज जी दिखाई देते हैं, उन नुआंसेस के साथ। लगता है अच्छा है, मनोज जी होते तो ऐसा करते। शोर देख लीजिए, शोर के बहुत से सीन ऐसे हैं जो कि आपको लगता है यार ये तो मनोज जी के हैं। वैसे ही इसमें भी है, वो सीन्स आपको लगता है ये मनोज जी के हैं, ये मनोज जी के हैं। ये पर्टिकुलर शॉट मनोज जी का, इतना तक आप डिफाइन कर सकते हैं। सो ऐसा है। चलिए बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके गौतम सिद्धार्थ जी आपसे। मुझे लगता है इस बातचीत से कुछ इशारा ज़रूर हो गया होगा, कि डॉन के पीछे कौन-कौन डॉन मेकिंग ऑफ डॉन के पीछे कितने आदमी थे। चलते-चलते एक थोड़ा-सा ज़िक्र ज़रूर हो जाना चाहिए, आपकी अपनी फ़िल्म के बारे में। हालाँकि मैं अलग से बातचीत करना चाहता था उस फ़िल्म के बारे में, लेकिन मैं बातचीत कर नहीं पाया, चूँकि मैं वो फ़िल्म देख नहीं सका था। लेकिन संक्षेप में अगर आप अपनी उसके बारे में ज़िक्र कर दें, तो अ, मेरी ये फ़िल्म अगर मगर किंतु लेकिन परंतु रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी है, डाकघर, उसका मॉडर्नाइज़ेशन है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक पुरानी डॉन है और एक नई डॉन है। तो
डाकघर जो है वो उनकी पुरानी है और उसपे हमने एक नया डाकघर बनाया। बस इस जैसे कि नई डॉन में जो था वो 11 मुल्क दिखाए गए थे और पुराने वाले में सिर्फ़ डाकघर में जो था वो सिर्फ़ एक गाँव था और उस गाँव की कहानी थी। वैसे ही मैंने भी अब ये कह सकते हैं आप कि मैंने इसके अंदर उस बच्चे का संसार खोल दिया है, खिड़की के बाहर खोल दिया। वो अंतरिक्ष तक सोचता है। तो बिल्कुल इन्होंने आपने सही प्रश्न किया कि साहब एक एक पुरानी कहानी और एक नई कहानी, इन दोनों में कैसे डिफरेंसेस आते हैं। तो डाकघर की ही कहानी को मैंने आज के समय में एलैबोरेट किया है और वही है खिड़की और वो खिड़की के बाहर दुनिया है, खिड़की के घर के अंदर जो है हमारा बच्चा है, जो कि अपनी डेथ की तरफ जा रहा है और वो गुज़र जाएगा। तो बिल्कुल ये वैसा ही रीमेक है बट इस रीमेक में इसकी दुनिया बड़ी कर दी गई है और इसके अंदर अंतरिक्ष भी आता है, इसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो ये आज मॉडर्न समय के लिए बना दी गई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जो डॉन के लिए कहा कि नहीं, नहीं यार वो नई वाली डॉन वैसे खराब है। तो वैसा वैसा नहीं है। मॉडर्न टाइम के लिए आपको बहुत कुछ बदलना पड़ता है। नई डॉन वाले ने भी बदला है, क्योंकि वो मॉडर्न टाइम की है, ये 78 की है। सो माय फिल्म इज़ लाइक डॉन। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आपकी फ़िल्म के लिए। आप आगे और भी इसी तरह से नई-नई फ़िल्में बनाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद गौतम जी। आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी ज़िंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।